हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल। तो आपको पता है यहाँ पे मैं आपको हिंदी की तैयारी कराती हूँ। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ जाके आप हमारी डेमो क्लासेस देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन सेंटर है कुसुमखेड़ा चौराहे हनुमान मंदिर के पास, वहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका विराम चिन्ह से। तो आपको पता है कि विराम चिन्ह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके आपकी परिभाषा से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी कि परिभाषाओं में कुछ ऐसे मेन की वर्ड्स होते हैं आपके, जिससे कि आप एग्जामिनर आपका क्वेश्चन बना के आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनकी परिभाषाओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर जो हमारा विराम चिन्ह टॉपिक है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसका सबसे पहले अर्थ जानते हैं कि विराम का मतलब क्या होता है। तो आपको पता ही है, यहाँ पे मैं बता सकती हूँ कि जो विराम का मतलब होता है ठहरना, यानी कि विश्राम, है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हो विश्राम या ठहराव। आप देखो, जब हम कभी बात करते हैं, जब हम बोलते हैं तो क्या हम लगातार बोलते रहते हैं? नहीं। जब हम बोलते हैं तो बोलते समय हम क्या करते हैं, अपनी वाणी को थोड़ा विराम देते हैं। और जब हम विराम देते हैं उसके बाद जब हम बोलते हैं तो हम लोग अपनी बातों को कंटिन्यूसली रखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम लिखते हैं, जब कोई चीज़ हम लिख रहे हैं तो जब लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं। यानी कि हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं और रुकने के बाद फिर हम अपनी बात को आगे को कहते हैं, फिर रुकते हैं, फिर अपनी बात को कहते हैं। कंटिन्यूसली हम अपनी बात को ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, विराम चिन्ह होता है, या हमारे विराम चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने यहाँ पे देखो परिभाषा क्या लिखी हुई है। परिभाषा लिखी है कि लेखन में भावों अथवा विचारों में ठहराव के प्रयोग को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा विराम चिन्ह बोलते हैं। यानी कि लेखन में जब हम लिखते हैं, विचारों में जब हम सोचते हैं, बोलते हैं, जब बोलते हैं, तो हम जब वहाँ पे ठहराव करते हैं तो हमारे वही क्या होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको एक एक करके समझेंगे, पर उससे पहले हम लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये जानी है। मैं विराम को आपको समझाना चाहूँगी अच्छे से। जैसे कि यहाँ पर आपके जो कामता प्रसाद जी हैं, आप लोग इसको नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर श्री कामता प्रसाद जी ने इनकी संख्या 20 कही है। यानी कि इन कामता प्रसाद जी के अनुसार जो हमारे विराम चिन्ह हैं वो कितने हैं, 20 है। और इन्होंने एक बात ये भी बोली है, इन्होंने बोला है कि जो हमारा क्या होता है, पूर्ण विराम होता है, जो हमारा पूर्ण विराम होता है, जिसको हम खड़ी पाई बोलते हैं, इस तरीके से कहते हैं कि इसके अलावा जितने भी चिन्ह हैं हमारे विराम चिन्ह, वो कहाँ से लिए गए हैं, अंग्रेजी से लिए गए हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है कि ये बात किसने बोली है, इनकी संख्या 20 बोली है। किसने बोली है, श्री कामता प्रसाद जी ने इनकी संख्या 20 बोली है। और उन्होंने इसके साथ ये भी बोला है कि जो हमारा पूर्ण विराम होता है, यानी कि जो हमारी खड़ी पाई होती है, ये इसके अलावा जितने भी हमारे विराम चिन्ह हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई आप लोग की। अब ये जानना जरूरी है कि जो विराम चिन्ह है ये क्यों ये इतने उपयोग क्यों है। अगर हम लोग विराम चिन्ह का गलत उपयोग करते हैं तो आप एक सेंटेंस में मैं आप लोग को बता सकती हूँ कि अगर हम इसका गलत प्रयोग करेंगे तो हमारा जो शब्द होगा, जो हमारा वाक्य होगा, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। वो कैसे है, जैसे मैं यहाँ पर एक वाक्य लिखती हूँ, खेलो मत बैठो, और यहाँ पर एक और लिखूंगी, सेम यही मेरे साथ आप लोग भी लिखोगे। मैंने लिखा है खेलो मत बैठो। तो ये जो दो शब्द हैं, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, अपना कोई भी विराम चिन्ह यहाँ पे लगाती हूँ, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि एक विराम चिन्ह से, एक हमारे विराम चिन्ह से क्या होगा, पूरा वाक्य जो है परिवर्तित हो जाएगा, दोनों ही। जैसे मैं एक यहाँ पे लगाती हूँ अल्प विराम और एक मैं यहाँ लगाती हूँ अल्प विराम। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो, आप लोगों को दिखा होगा कि सिर्फ एक हमारे विराम चिन्ह से दोनों ही वाक्यों के अर्थ क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। जैसे यहाँ लिखा है खेलो मत, यहाँ लिखा है खेलो मत बैठो, यहाँ लिखा है खेलो मत बैठो। यानी कि ये बोल रहा है यहाँ पर खेलो मत बैठो, यानी कि यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, खेलने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, खेलो मत बैठो,
तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, बैठने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि विराम चिन्ह क्या होता है, हमारे लिए क्यों उपयोगी होते हैं। इनका एक उपयोग से अर्थ परिवर्तित भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप लोग लिख लेना। यहाँ पे हो जाएगा खेलो मत बैठो, यानी कि आप खेलो, बैठो मत। और यहाँ है खेलो मत बैठो, यानी कि यहाँ पे खेलने को नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बैठने को बोल रहा है। तो दोनों ही परिवर्तित हो गए किससे, हमारे एक विराम चिन्ह से, सॉरी अल्प विराम से। तो चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं एक एक करके। मैं इसे मिटा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ देखो, हमारे जो विराम चिन्ह है, आपको पता ही है कामता प्रसाद जी ने इसको 20 बोले हैं, ये 20 हैं। तो हम लोग समझेंगे अच्छे से क्या है करके, जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है हमारा क्या, पूर्ण विराम, ठीक है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम क्या है, इस तरीके से जो हम लोग लास्ट में लगाते हैं, ठीक है। अब ये जो पूर्ण विराम है, इसको खड़ी पाई भी बोला जाता है। मैंने बोला था परिभाषाओं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ इसमें से खड़ी पाई कौन से विराम चिन्ह को कहा जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि विराम, पूर्ण विराम, जो हम पूर्ण विराम लगाते हैं वो हमारा खड़ी पाई होता है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, प्रत्येक वर्ण के अंत में, ये बोल रहा है कि जो प्रत्येक वर्ण है, जब हम लोग पूरा एक वाक्य लिख देते हैं, ये जो पूर्ण विराम है उसके अंत में लगाया जाता है, ठीक है। जब मैंने अपनी एक बुरी बात बोल दी तो मैं अपना क्या लगाऊंगी, पूर्ण विराम लगाऊंगी। फिर उसके बाद मैं दूसरी बात बोलूंगी, वो मेरी बात पूरी हो जाएगी तो मैं उसमें पूर्ण विराम लगाऊंगी। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि प्राचीन भाषा के पदों में, यानी कि पद क्या होते थे, जैसे रामायण, जैसे चौपाइयाँ हैं, है ना, आपके दोहे हैं। तो ये चौपाइयाँ, दोहे, जो ये प्राचीन भाषा में जो ये पद वगैरह लिखे जाते थे, यहाँ पर यति के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता था। कहाँ पर, यति के स्थान पर। यति का मतलब होता है कहीं पर जब हम सांस लेने के लिए रुकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सांस लेने के लिए रुकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कोई चौपाइयाँ लिख रहे हैं तो आपने देखा होगा, एक लास्ट में एक पाई लगाते हैं, फिर दूसरे में 2 पाई लगाते हैं। आपने देखा होगा इस तरह से चौपाइयाँ, दोहे, हम लोग सोठा, ये जब हम लिखते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि एग्जामिनर आपसे यह बोल सकता है कि कौन सा ऐसा विराम चिन्ह है जो यति के स्थान पर लगाया जाता है, ऐसे बोल सकता है। या आप बोल सकते हो पदों में यति के स्थान पर लगाए जाने वाला विराम चिन्ह कौन सा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वो पूर्ण विराम होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल भी लिख देती हूँ, जैसे लिखा है हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए, और आपने यहाँ पे एक पूर्ण विराम लगा दिया। आपने अपनी बात बोल दी, मैंने बोला कि हमें जो है पानी की, बिजली की क्या करनी चाहिए, बचत करनी चाहिए। ये बात बोल के मैंने अपना पूर्ण विराम कर दिया। उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट बात बोलूँगी। तो इस तरह से ये अंत में लगाया जाएगा। ये आपको आई होप अच्छे से आ गया होगा समझ में। चलो दूसरा चलते हैं, उप विराम। देखो 3 विराम होते हैं, मैं बता देती हूँ। पहला होता है हमारा उपविराम। उपविराम देखो पूरा होता है, इसको याद करने की ट्रिक है। उपविराम पूरा होता है और उसके बाद एक बड़ा एक छोटा, यानी कि ये आधा आधा हो गया, आधा आधा हो गया तो इसको अर्ध बोला जाता है। और एक होता है बिल्कुल ऐसा अल्प विराम, यानी कि छोटा। तो कहने का मतलब है पूरा, आधा, छोटा, इस तरीके से आप लोग उसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम पूरे वाले में चलते हैं। देखो क्या बोलता है, उपविराम। उपविराम का मतलब होता है किसी शब्द की ये सीमा निर्धारण करता है, यानी कि आपने एक शब्द की सीमा निर्धारण कर दी है। मैंने एक निबंध दिया और मैंने आपको बोला कि आपको इस बात पर निबंध लिखना है, तो आप उसी के बारे में निबंध लिखोगे, उससे आगे आप नहीं जाओगे, यानी कि सीमा निर्धारित हो गई, ठीक है। और उसके अलावा आप संवादों के लिए प्रयोग कर सकते हो, यानी कि जब आपने देखा होगा किताबों में संवाद हो रहा होता है, मीना सीता से कहती है, सीता मीना से कह रही है, तो जब हम लोग वहाँ पे संवाद कर रहे होते हैं तब इसका प्रयोग होता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे यहाँ लिखा है विज्ञान, फिर यहाँ पे हमने लगाया हमारा उपविराम, एक वरदान है, ठीक है। या ऐसे ही बोलो, एक वरदान। आपने क्या लिखा, विज्ञान उपविराम एक वरदान। अब आप जब इसके बारे में लिखेंगे तो आप इससे बाहर नहीं जाएंगे। विज्ञान एक वरदान है, इसके बारे में आप सारी चीज़ें लिखोगे। अब संवादों में जैसे साहिल ने बोला तुम क्या कर रही हो, और नीवा ने बोला मैं बाजार जा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, दोनों के बीच में संवाद, बातें चल रही है, वार्तालाप चल रहा है। तो यहाँ पर इनके नाम के आगे इस तरह से उपविराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ चलते हैं थर्ड वाला। थर्ड है अर्धविराम। अर्धविराम मैंने बताया था आपको, ये अर्धविराम हो गया। इसके बाद हम अल्पविराम में जाएंगे। तो ये देखो अर्धविराम में देखो ये आधा है, ठीक है, ये पूरा नहीं है, आधा है। अब ये क्या बोलता है, जब वाक्य का भाव एक दूसरे में पूरा होता है। इसमें क्या होता है, एक वाक्य का भाव दूसरे में पूरा होगा और दूसरे वाक्य का भाव पहले वाले में पूरा होगा। तो ये दोनों ही एक दूसरे के भाव को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो आप लोग को परिभाषा भी याद करनी है, क्योंकि आपसे यहाँ से कीवर्ड बना के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यह इसके स्थान पर अल्प विराम का भी प्रयोग होता है। तो आप यहाँ पे देखो एग्जामिनर जहाँ जहाँ पे मैं बता रही हूँ कि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, वहाँ पर मैं स्टार बना दे रही हूँ, ठीक है।
यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जो अर्ध विराम के बदले लगाया जाता है या अर्ध विराम की जगह लगाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, हमारा अर्ध विराम के वहाँ पे कौन सा होता है, अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है, ये मैंने बताया था, छोटा। अल्प मतलब छोटा, तो छोटा ही है तो छोटा ही नाम भी है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद करना। अब यहाँ जैसे मैंने एक बात लिखी है, वह बहुत बुरा इंसान है, फिर हमने लगाया अर्धविराम, ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। अब आप इसकी जगह ऐसे भी कर सकते हो, देखो अल्प विराम भी लगा सकते हो, लगाया नहीं लगाया, जिसको हम लोग कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये हमने लगाया ना, तो इसी तरीके से होता है। अब इसमें भाव कैसे उत्पन्न हो रहा है, देखो बहुत बुरा इंसान है। अब बुरा इंसान क्या है, एक भाव है और उसके दोस्त भी यही बात बोल रहे हैं कि वो बुरा इंसान है, तो ये देखो दोनों भाव हैं और एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर भी सेम भाव है, यहाँ पर भी सेम भाव है, वह बहुत बुरा इंसान है और ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। तो दोनों ही भाव एक शब्द में क्या हो रहे हैं, पूर्ण हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं।